हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का अध्याय 2 को अध्ययन करते हुए चलेंगे। व्याख्यान विधि के माध्यम से आप लोग सुनिएगा और देखते चलिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा बुक और देखिए अध्याय 2 में क्या है? ग्लोब। ग्लोब के बारे में हम लोग आज अध्याय करेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। पहले हम अक्षांश के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देशांतर के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं और हम सारा चीज़ को नहीं अध्ययन करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप मेरे साथ देखते चलिए। ग्लोब। ग्लोब तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर से इसको हम सुधार लिए हैं। देखिए यहाँ पे ग्लोब लिखा हुआ है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। यह एक काल्पनिक है जो पृथ्वी का जो लघु रूप बनाया गया है, अध्ययन करने के लिए ही बनाया गया है। और या तो ये वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है तो हम लोग ग्लोब के माध्यम से ही अध्ययन करते हैं, जिससे हमें सटीक जानकारी मिलती है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, और छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानीपूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप दिखाई देखिए यही जो है, ये जो दिखाई दे रहा है यही ग्लोब है। ये जो पृथ्वी के प्रतिरूप दिखाई दे रही है, मतलब पृथ्वी को ही यहाँ पे इस तरह का चित्रण किया गया है अध्ययन करने के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। तो सही बात है। गोल पृथ्वी पर किसी खास स्थान का निर्धारण करने के लिए हम कैसे जान पाएंगे कि ये इसका बीच का स्थान है? नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें एक ग्लोब के माध्यम से इसको अध्ययन किया गया है। जैसे देखिए, आप ग्लोब को देखें। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। और ग्लोब के देखिए अक्ष किसे कहते हैं? देखिए जो एक सुई यहाँ पे लगी हुई है, देखिए इससे ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका अक्ष हुआ। ये जो हल्का झुका हुआ है ना, इसी को अक्ष कहा जा रहा है। और ग्लोब के वे दो बिंदु जिसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है। अध्ययन करने के लिए हम सुई के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पे कोई सुई वगैरह नहीं होता है। वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। सही बात है, यह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत वृत्त कहलाती है। चलिए हम लोग विषुवत वृत्त को देखते हैं। विषुवत वृत्त कहाँ है? देखिए ये ग्लोब है। देखिए जो ये बीचों बीच जो गुजरा हुआ जो रेखा है, इसी को विषुवत वृत्त, ये 0 डिग्री पे इसको विषुवत वृत्त कहा गया। इसके उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव। आगे हम फिर देखते हैं, हम बारी बारी से फिर से बताते जाएंगे जैसे इसमें आते जाएगा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए विषुवत रेखा है ना, 2 बराबर भागों में ऊपर और नीचे बांट रही थी, इसी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए फिर से हम देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध।
देखिए ये भी सेम चीज़, ये विषुवत वृत्त है। उत्तर वाला चीज़ को उत्तरी गोलार्ध और नीचे की चीज़ को मतलब नीचे साइड को निचली गोलार्ध कहा गया है, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। देखिए अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह का जो खींचा हुआ है ना, ये एक अक्षांश है, ये भी एक अक्षांश है, ये भी एक अक्षांश, ये भी एक अक्षांश है, ये भी एक अक्षांश है, ये सब अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके समांतर खींचे, कभी आपस में टच, ये और ये टच नहीं करेगा, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची हुई रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है ग्लोब पर। चलिए हम लोग फिर देखते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांशों को अंश डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को शून्य अंश के द्वारा दर्शाया गया है। जो ये विषुवत वृत्त है ना, इसको शून्य डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। देखिए यहाँ भी स्पष्ट हो जाएगी, ये सब सारे अक्षांश रेखा हैं। यहाँ से यहाँ चल रही है ना, ये अक्षांश रेखा है। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 होती है। तो देखिए अधिकतम कोणीय दूरी कितनी होती है? 90 होती है। देखिए कहने का मतलब कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर जितने भी कोणीय है टोटल यहाँ पे 90 है। यहाँ से हम विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जाएंगे तो टोटल 90 हुआ, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो नीचे भी 90 हुआ। तो टोटल मिला देंगे, टोटल अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी? तो 180 हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। सही बात है, लिखी हुई है। सामान्यतः इसे उत्तर में एन एवं दक्षिण में एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, तो उत्तर में या दक्षिण में, यदि उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका स्थित है, परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पोपो दक्षिणी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में। तो डिग्री के साथ उत्तर एवं दक्षिण हमको बताना अनिवार्य होता है ताकि हम जान पाएंगे। स्थित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180। देखिए हमने बताया था 90 और 90 180 होता है, लेकिन एक विषुवत रेखा को जोड़ देंगे तो 181 हो जाता है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? तो 181। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। देखिए इसको आप नोट कर सकते हैं, 111 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। देखिए विषुवत वृत्त से अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो ये जो अक्षांश रेखा है ये धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, घटते जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ पे छोटा हो गया। नीचे भी जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी छोटा होते जाएगा, उसी को लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देखिए इधर इधर पूर्व हुआ, इधर पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और खींची हुई जो रेखा, यही अक्षांश रेखा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूर्व से पश्चिम खींची जाती है ऐसा कह के। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। ये हैं, पहला देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री। देखिए उत्तरी गोलार्ध में अब हमको देखना है, इधर उत्तर का साइड ये विषुवत रेखा, तो
उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 20 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो हम 23 डिग्री, 21, 22, 23 इस आसपास आएंगे। 23.5 डिग्री इधर मेरा क्या आ जाएगा, कर्क रेखा जाएगा, ये इससे ऐसे एक कर्क रेखा आएगा। उसी तरह से हम देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, दिया हुआ है ग्लोब में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये है, ये वाला जो रेखा है ये कर्क रेखा हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ये रेखा है मकर रेखा है, ये जिसको हम लोग अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ये विषुवत रेखा। और ये चलिए फिर से हम देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, देखिए ये वाला मकर रेखा यहाँ 23.5 डिग्री लिखा हुआ है ना, हाँ ये मकर रेखा है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव पर ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री साउथ, देखिए ये 66.5 डिग्री साउथ है। फिर ये दक्षिणी गोलार्ध का बता दिए ना। उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त पर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, दिया वाला रेखा, ये इसके बारे में कहा जाए। तो यह था हमारा अक्षांश रेखाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और फिर हम आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध दो अक्षांश रेखाओं के बीच का कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसके बारे में कहा गया है कि इसमें हमेशा जो तिरछी सूर्य की जो किरण है वो हमेशा तिरछी पड़ती रहती है। देखिए सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, ये लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। अत्यधिक सूर्यताप सूर्य का किरणें प्राप्त होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। अब देखिए कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर, अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमको बात करना है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के बारे में जो किरणें हैं और डायरेक्ट पड़ती है, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ देखिए ये जो कर्क रेखा है और ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव यहाँ, अब हमको यहाँ से यहाँ के बीच के बारे में बताया जा रहा है। और ये मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे पड़ती है। देखिए कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछे होती जाती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, अतः
इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये किस एरिया का बारे में बात कर रहा है? शीत कटिबंध तिरछी पड़ती है, देखिए यहाँ पे ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव यहाँ तक के भी, यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें जो सूर्य का जो किरण है डायरेक्ट नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ और बहुत कम पड़ती है, इससे शीत पड़ता है, ठंडक होता है। देखिए यहाँ भी ठंडक प्रदेश होता है। उत्तरी शीत कटिबंधीय, यहाँ पे देखिए दक्षिणी शीत कटिबंधीय, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। देखिए अभी हम लोग अक्षांश के बारे में जाने और पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। अब इसका शॉर्ट में जो समरी है उसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए शॉर्ट में समरी कुछ इस प्रकार हमने बनाया है। देखिए 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे है। यहाँ पे सारे ये देखिए, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा, ये जो जब खींचा हुआ जो ये सब रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री यहाँ कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध पे है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ये मकर रेखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट में क्या लिखा हुआ है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश कहलाती है। सही बात है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, जिससे अधिकतम दूरी 90 डिग्री है। मतलब यहाँ से जो विषुवत रेखा है और उत्तरी ध्रुव तक के बीच कितनी रेखाएं, तो 90 डिग्री तक के रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध से स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, जो हमने सीखा वही है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी गोलार्ध रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। सही बात है, हमने पढ़ा था। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, इसको हमने जाना था। विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्त का आकार घटता है, ये भी हमने जाना था। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री पर है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री पर है। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, इसके बारे में जानते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है, हमने जाना था। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जिससे सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक बात है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के बारे में वाले एरिया को बता रहा है कि इसमें जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन कर्क रेखा, देखिए ये जो रेखा है ये कर्क रेखा, और ये जो है मकर रेखा, इसके बीच के एरिया को बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु रहती है, जलवायु परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर, देखिए ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, कर्क रेखा से ध्रुव की ओर इधर साउथ में और इधर नॉर्थ में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान माध्यम होता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन होता है और वहाँ पे नहीं होता था। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर अत्यधिक ठंड लगती है। सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती है, शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो भाग बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से
अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।